अगला प्रश्न है सर, ये सुकेंद्र कुमार का है। ये भी प्रश्न बहुत लंबा है, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूं। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई अपलाइन किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाता है और ज्वाइन करने के बाद में उसको कोई गाइडलाइन नहीं देता, उसको छोड़ देता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक ऐसी बात है कि यहाँ आपको अपलाइन चुनने का अधिकार नहीं है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में लोग सर्च करने नहीं निकल रहे हैं कि मुझे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना है तो मैं सर्च करूं। ऐसा अभी तक तो नहीं मैंने बहुत, हाँ यस, रेयरली होता है ऐसा। मैक्सिमम तो यही हो रहा है कि नेटवर्क कर लोगों को ढूंढने जाता है तो प्लान दिखाता है, पीछे पड़े रहते हैं भाई, कर ले कर ले कर ले, जब जाके आदमी ज्वाइन करता है। हाँ, तो इसका मतलब है आपको कोई ना कोई प्लान दिखाएगा। अब वो कितना एलिजिबल होगा या नहीं होगा उसके ऊपर मैं तो कोई बात नहीं कर सकता कि कौन कैसा होगा। राइट। तो उसके लिए मैं मेरी लाइफ को क्यों नुकसान करूं? तो मैं ये शायद मेरी लाइफ से कनेक्टेड सवाल है जी। जब मैं इस उद्योग में आया था 21 जून 2008 को पूरे दिन मेरे 3 अपलाइन, होने वाले अपलाइन, उस समय मैंने फॉर्म साइन नहीं किया था, सारा रात को किया, तो 3 जो होने वाले अपलाइन थे उन तीनों से मैंने पूरे दिन प्लान करवाए और रात को मैंने फॉर्म साइन किया। फॉर्म साइन क्या किया, फॉर्म मैंने ही भरा था पूरा। अच्छा। और ऑनलाइन भी मैंने ही किया था मेरा फॉर्म। मतलब मैंने 21 और 21 दिन पूरा, 21 जून को पूरा दिन प्लान करवाया, 22 दिन बाकी चीज़ें सीखा और 22 जून शाम को उनको मैं अलविदा किया और सारी चीज़ में अपने आप को एक्वायर किया। और 22 जून के बाद मैंने शायद अपलाइन को जिंदगी भर अपलाइन के साथ एक बहुत शानदार रिश्ता रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उन तीनों अपलाइनों का ही मैं धन्यवाद बोलना चाहिए कि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो लेकिन मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मौका ही क्यों रखूँ कि अपलाइन है नहीं है उनका मतलब ही नहीं है। मेरे पास एक दुनिया की सबसे श्रेष्ठ इस अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं इसके लिए जो जरूरी चीज़ें सीख के अपना काम कर सकता हूँ। तो अपलाइन रहे ना छोड़ के चला जाए, जाने दो। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि आप खुद ही कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं, ऐसा था? कॉन्फिडेंस था ऐसा तो नहीं था, मैं एरोगेंस आदमी था। अच्छा। तो मुझे लगता था मेरे साथ कोई आएगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मेरे लिए कोई प्लान दिखाएगा तो फिर मैं काय के लिए हूँ। तो वो उस समय एरोगेंट था। लेकिन आज जब मैं 17 साल पहले के उस बंदे को देखता हूँ तो वो एरोगेंट भी मुझे मधुर लगता है। क्यों? वो अच्छा काम करके गया। क्यों? उसके उस घटना की वजह से मैं पहले डे 1 से सेल्फ इंडिपेंडेंट बना। और इस उद्योग में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उसका नाम भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। अपलाइन का कोई परमानेंट उसको ठेका तो नहीं है कि उसको कंधे पे बिठाना है। हाँ, बिठा के रखते हैं, इस बिजनेस का माधुर्य है, लेकिन इसमें नाम है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो अपलाइन से जितना हो पाए ठीक है। मैं बोलता हूँ वो जो मेरे तीनों अपलाइन थे वो तीनों अपलाइन ने नेटवर्क में कुछ बड़ा काम नहीं किया। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे आज भी उन तीनों के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं जो जहाँ हूँ आज उस एरिया में कहीं छू भी ना पाए, उस मुकाम पे भी बेचारे नहीं पहुंचे। लेकिन अगर मैंने इस कंप्लेंट को शिकायत में लिया होता तो मेरा क्या होता था? जितेश भाई, मेरी जो स्टोरी है उसमें एंड रिजल्ट एक जैसा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने 2001 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की और मैं तो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था ऑनेस्टली। तो जो मेरे स्पॉन्सर थे वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी मीटिंग देते थे। तो मेरा एक ही काम रहता था, मेरे पास बजाज चेतक स्कूटर था, उस पर 2 लोगों को बैठाता और मीटिंग में उनके सामने बैठा देता, फिर 2 को पकड़ के लाता, फिर उनके सामने बैठाता। तो मेरा ठीक ठाक सा काम शुरू हो गया। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जो मेरे स्पॉन्सर थे वो कंपनी छोड़ गए। अब छोड़ने के बाद में बड़ी मुश्किल हुई कि यार मेरे को तो प्लान ही नहीं दिखाना था, अब कैसे चलेगा। और फिर ये लगा कि नहीं यार, इतने सारे लोगों को जोड़ा है तो इनको हेल्प तो करना पड़ेगा। तो फिर प्लान सीखा, चीज़ें थोड़ी सी दुरुस्त हुई। उसके कुछ टाइम के बाद में, शायद 1 साल के अंदर में, एक और जो हमारे और सीनियर अपलाइन थे वो कंपनी छोड़ गए। अब फिर और ज़्यादा बड़ी आफत आ गई। लोग बोले सर इतना सीनियर बंदा छोड़ गया, इतना चेक आता था, वो छोड़ के चला गया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक सी की तो फिर एक और जो बहुत सीनियर अपलाइन थे वो कंपनी छोड़ के चले गए। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरी अपलाइन कंपनी छोड़ती चली गई, उसकी वजह से मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ आती गई, मैं सीखता चला गया और शायद उन परिस्थितियों ने
मेरे अंदर का जो एक बेहतर इंसान था वो बाहर निकाला, और आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में अपने ऊपर में चीज़ों को लेना स्टार्ट किया। तो इन दोनों चीज़ों से मुझे लगता है ऐसा व्यूअर्स ये सीख सकते हैं कि अगर जो जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, आपके पास अपलाइन अच्छा नहीं है या अपलाइन अच्छा था वो छोड़ के चला गया, जैसी भी परिस्थितियों में अगर आप अच्छी कंपनी में हैं और आप ये मानेंगे कि यार मैंने करना है, तो फिर हो जाएगा 100%। और मेरे हिसाब से इस उद्योग में हमें अपलाइन के पीछे घूमना ही क्यों है? क्यों? मैं इस उद्योग में जब तक रहा, मेरे अपलाइनों के दूसरे लेग में वो मुझे लेके जाते थे, ऐसा रहा। तो हम ऐसा बने ना, जब बना जा सकता है तो हम ऐसा बने ना कि हम अपलाइन के दूसरे लेग में हेल्प करने जाए, वो प्राउड की बात है। यस, वो टारगेट हो, ये दिन ही नहीं होना चाहिए मेरे को कोई संभाल नहीं रहा है, मेरे को कोई देख नहीं रहा है, अपलाइन ने मेरे नीचे एक बंदा नहीं जोड़ा, तो वो वाला अगर एटीट्यूड रहेगा तो फिर बात नहीं बन पाएगी इस इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा जो अनुभव है ना सर, इतने 28 साल का इस उद्योग को आप पीछे नज़र लगाओ ना, तो भारत के कोई भी कोने में कोई भी लीडर अगर बड़ा कमा रहा है ना, उसकी वो सारे बड़े कमाने वाले की एक सिमिलर लाइन निकालोगे ना, सिमिलर एक क्वालिटी सर, तो वो होगी कि उसने अपलाइन का मिनिमम यूज़ किया। वेरी गुड। मैंने इसी एपिसोड में, मतलब चैट विद सुरेंद्र वत्स में कोई एक लीडर थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं नाम मिस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, आई थिंक सिद्धार्थ सिंह जी ने बोला था। उन्होंने बोला कि अपलाइन तो है ना बैसाखी है, तो और बैसाखी अगर सोने की है ना तो भी बैसाखी है, उसको जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना जल्दी आप इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ जाओगे। और सिद्धार्थ जी की भी तो वही है ना। हाँ, अगर ये बात सिद्धार्थ जी की है तो सिद्धार्थ जी की भी यही क्वालिटी है कि उसने अपलाइन का मिनिमम यूज़ किया, तो यस यस, वो बहुत आगे निकल गया। यहाँ पे और वैसे भी प्रकृति भी एक संदेश देती है सर कि एक पेड़ है, उसके नीचे अगर पेड़ होगा ना तो वो पेड़ ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता। ज़्यादा विकसित वही पेड़ हो पाते हैं जो खुले में उगते हैं, हवा के थपेड़े सहते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, तो फिर वही बड़े वृक्ष बन पाते हैं। ये 9 साल से कोई पेड़ ही नहीं था ऊपर। मैं 9 साल का था तब से कोई पेड़ ही नहीं था। फादर नहीं थे आप? फादर नहीं थे मेरे। राइट राइट राइट। तो मतलब हम ये माने इस पूरी कन्वर्सेशन से हम ये जाने कि अगर आपके सामने टफ सिचुएशन है, वो ज़िंदगी में है या व्यापार में है, वो आपको अच्छा करके जाएगी। वो उसको मैं मानता हूँ ऊपर वाले की कठोर कृपा। कठोर कृपा। ऊपर वाला हम सबके ऊपर कृपा करता ही रहता है। उनका एक ही काम है हमारे ऊपर केवल कृपा करना। उनकी दो कृपा होती है, एक मधुर कृपा, एक कठोर कृपा। मधुर कृपा का मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है अभी तुरंत ही, और कठोर कृपा का मतलब अभी आपको सही फील नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाली ज़िंदगी का बड़ा काम उस कठोर कृपा ही करती है। आपको प्रैक्टिकल करके देता हूँ सर। हम बच्चे को मारते हैं ना स्कूल में, जब आज के ज़माना तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन मैं और आप जब स्कूल में जाते थे हमारे पेरेंट्स कभी कभी मार देते थे। तो क्या वो हमारे दुश्मन थोड़ी होते थे? उनकी वो कठोर कृपा थी कि वो मार भी उनको हमारे आगे बढ़ाने का इंटेंशन था। बस कभी कभी लाइफ में या बिजनेस में या हर जगह पे कुछ परिस्थितियाँ कठोर आ रही है ना, तो वो उनकी प्रोसेसिंग का तरीका है। आम जब धूप सहती है ना, तो वो मधुर, उसमें जो मिठास आती है ना, वो वहाँ से आती है। लोग उसको पता नहीं क्यों उसको गलत ले रहे हैं कि अगर आपको मीठा होना है तो धूप को सहना होगा। मैं बोलता हूँ आपको मीठा होने के लिए धूप सहने की जरूरत नहीं है। मीठा बनाने का एकमात्र प्रोसेस यही है, उसको इस रूप में लेना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। और मुझे बताइए दूसरे कैसे आम को मीठा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये संघर्ष नहीं है, यही प्रोसेस है। प्रकृति संदेश दे रही है, यही प्रोसेस है। हाँ, यस, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर।